चलिए दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं बंटी सिंह रावत। और हमने इससे पिछली क्लास के अंदर कोश का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट किया हुआ है उसकी 2 क्लासों को हमने कंप्लीट किया है, जिसके अंदर पहली क्लास के अंदर हमने एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों से संबंधित चर्चाएं की थी। दूसरी क्लास के अंदर हमने कोशिका की डिस्कवरी के बारे में, किस तरीके से कोशिका की खोज हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट जो थे फेमस जिन्होंने कोशिका के बारे में बहुत सारी नई नई बातों को बताया था। तो जैसे ही हमारे पास कोशिका एक संरचना हमारे सामने आ गई, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अब आज की क्लास के अंदर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकेरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, ठीक है, और पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या है हमारे पास, इससे रिलेटेड जो भी कोशिका का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है हमारे पास, उसको आज हम आगे चर्चा में लेने वाले हैं। तो चलते हैं क्लास के अंदर, देखते हैं अगली स्लाइड में चल के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास जो कोशिकाएं थी, जिसको हमने जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जिसको हमने बोला है, तो वो जो कोशिका थी वो 2 तरीके की कोशिका थी। जैसे कि आज हम बात करें कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीवन उत्पन्न हुआ होगा, उस समय के जीव जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका कैसी थी और आज के जीव जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका कैसी है। तो जो पुरानी कोशिका थी हमारी, जो इस पृथ्वी पर जब पहली बार जीवन उत्पन्न हुआ था, उस समय पे जो जीव जंतुओं के अंदर कोशिकाएं पाई जाती थी ना, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये बात आपको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो बात करते हैं, देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका एक तो हमारे पास ये है। और आज के जीव जंतुओं में जो कोशिका पाई जाती है उसे हम बोल देते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ये 2 तरीके की कोशिकाएं हमें इन जीवों के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी हमारे पास, जब पृथ्वी पर पहली बार जीवन जब उत्पन्न हुआ होगा, जब कोई जीव एक कोशिकीय जीव रहा होगा इस पृथ्वी पर, उस समय के जो जीव रहे होंगे उनके अंदर जो पाई जाने वाली जो कोशिका थी हमारी, वो थी कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। मतलब हम बोले कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ना वो हमारी पुरानी कोशिका है, और यूकैरियोटिक कोशिका जो है ना वो हमारी आज की विकसित वेल डेवलप्ड कोशिका है। तो इस पृथ्वी पर जब पहली बार जीवन जब उत्पन्न हुआ होगा, तो पहली बार जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था वो जल के अंदर हुआ था। ये बात हमें याद रखना है। पहली कोशिका जो रही होगी हमारे पास वो जल के अंदर बनी थी और एक कोशिकीय कोशिका थी। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है आज की हमारी बैक्टीरिया है हमारे पास, ऐसे जीव जंतुओं के अंदर देखने को मिलती है। और बाकी की यूकैरियोटिक कोशिका की हम बात करें तो ये कोशिका हमें आज के नए नए जीव जंतुओं में देखने को मिलती है, चाहे वो पादप हो चाहे वो कोई जंतु हो, जीव हो हमारे पास, उनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो उनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो कोशिका हमारी क्या कहलाती है भाई? आदिम प्रकार की कोशिका कहलाती है। आदिम प्रकार की कोशिका, आदिम प्रकार की कोशिका। आदिम प्रकार की कोशिका का मतलब ये है कि ये बहुत पुरानी कोशिका है हमारी, मतलब हम कहें कि पुराने समय की कोशिका है, जिसको हम बोल सकते हैं आदिम, मतलब पुराने समय की कोशिका, पुराने समय की कोशिका हम इसको बोल सकते हैं। दूसरी दी हम बात करें इसके बारे में, ये कोशिका जो है ना हमारी अल्प विकसित होती है, अल्प विकसित, अल्प विकसित कोशिका होती है। मतलब इसके अंदर जो हम कोशिकांग आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक कोशिका को, जिसमें हम पादप कोशिका जंतु कोशिका की स्टडी करेंगे, वो सारे कोशिकांग इसके अंदर क्या होते हैं? अनुपस्थित। इनके अंदर केंद्रक है, कम विकसित पाया जाता है। इनके केंद्रक के चारों झिल्ली हमें नहीं देखने को मिलेगी। इसके अंदर दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग हैं, जैसे कि लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ अनुपस्थित रहेगा। डीएनए रहेगा, बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा। तो कुछ बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, मीरहलिस शैवाल है, इनके अंदर ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके नाम से ही हमें, नाम में ही इनके में लिखा हुआ है, जो हमारे पास शब्द आया है जो जिसको हमने प्रो बोला है। प्रो मतलब जब भी हमारा बायोलॉजी के अंदर
ये प्रो जो शब्द आता है ना, उसका मतलब ही यही होता है आदिम प्रकार का। दूसरा शब्द आता है हमारे पास इसका कैरियोटिक। ये जो शब्द है ना कैरियोटिक, इस कैरियोटिक का मतलब होता है का कैरियन। कैरियन मतलब इसका केंद्रक। ठीक है, ये बात भी हमें इसकी याद रखनी है। कैरियोटिक का मतलब होता है हमारे पास क्या, कैरियन। कैरियन मतलब होता है इसका केंद्रक। तो मतलब हम ये कहें कि ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसके अंदर जो केंद्रक है ना वो बहुत अल्प विकसित पाया जाता है, उसे हम बोल देते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका। यदि हम बात करें तो इस प्रकार की जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना वो पाई जाती है किसके अंदर, जीवाणुओं के अंदर। जीवाणु के अंदर पाई जाने वाली कोशिका, जिसको हम कहते हैं क्या, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। तो ये अल्प विकसित कोशिका हमें सबसे पहले देखने को मिली किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। दूसरी यदि हम बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका की, तो इस यूकेरियोटिक कोशिका का मतलब यही होता है, जिसके आगे जब भी यू लग जाएगा तो इसका मतलब होता है क्या, नई प्रकार की कोशिका, जिसको हम बोलेंगे कि इसके अंदर जो है ना वो सुविकसित कोशिका पाई जाती है। सुविकसित कोशिका, जिसे हम कहेंगे नए प्रकार की कोशिका। नए प्रकार की कोशिका। दूसरा, यहां पर भी जो कैरियन जो लगा हुआ है ना, इसका मतलब भी हमारे पास क्या है, केंद्रक, और केंद्रक इसके अंदर अच्छा खासा डेवलप प्रकार का पाया जाएगा। और ऐसी कोशिका जो हमें देखने को मिलने वाली है वो मिलेगी हमें सभी जीव जंतुओं के अंदर। सभी जीव जंतु, उनके अंदर हमें ये कोशिका देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका को, हिंदी में बोला जाता है, इसका नाम याद रखना है भाई सभी लोगों को, प्राक केंद्र की। प्राक केंद्र की, केंद्र की। यूकेरियोटिक कोशिका की यदि हम बात करें, इसको बोला जाता है ससीम केंद्र की। ससीम केंद्र की, ये हमारी कोशिकाएं कहलाती हैं। और चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, कोई भी, सभी जीव जंतुओं में जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल हैं हमारे पास, बहुकोशिकीय जीव जंतु जो हैं, उनमें सभी में हमें यूकेरियोटिक कोशिका देखने को मिलने वाली है। कुछ हैं एग्जाम्पल जिनकी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें इस कोशिका के बारे में, जिसको हमने बोला है कि ये हमारे पास दो प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं और एक हमारे पास जो यूकेरियोटिक कोशिका हैं। इनकी हमने बात की कि ये जीवाणु के अंदर पाई जाती है और ये सभी जीव जंतुओं के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो बात करते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड में ये है हमारी प्रोकैरियोटिक और ये हमारी यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक कोशिका, इसकी यदि बात की जाए तो ये है हमारी जीवाणु कोशिका। इसको हम बोल सकते हैं कि ये है हमारे पास क्या, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल हमारे पास। अब इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये केंद्रक पाया जाता है हमारे पास, और केंद्रक के अंदर हमारे पास क्या है, डीएनए, प्रोटीन वगैरह जो है इसके अंदर पाई जाती है। अब इसका जो केंद्रक है ना वो सुविकसित नहीं है, अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं क्या, इसे केंद्रकाभ बोला जाता है। केंद्रकाभ, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियोइड कहते हैं। लियोइड, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। अल्प विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। दूसरी हम बात करें, इस केंद्रक के अंदर हमें डीएनए मिलने वाला है। वो डीएनए भी हमें बहुत कम मात्रा में, नग्न डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। दूसरी उसी तरीके से हम बात करें एक यूकेरियोटिक कोशिका की, तो ये यूकेरियोटिक कोशिका की सबसे भारी वाली बाउंड्री कहलाती है हमारे पास। दूसरी हम बात करें, ये इसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक हमारे पास। दूसरा, केंद्रक के अंदर हमें क्या मिलना है, डीएनए वगैरह मिलना है, डीएनए वगैरह, प्रोटीन वगैरह पाई जाती है। दूसरा, इस केंद्रक के बाहर एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कह देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, इसका केंद्रक।
केंद्रक। और दूसरी हम बात करें तो केंद्रक के बाहर एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे हम केंद्रक झिल्ली या फिर हम बोल सकते हैं इसे केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण पाया जाता है, ये याद रखना है, ये अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिका और किसके यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। ठीक है, दूसरी बात करें तो इसमें लिख सकते हैं हम कि इसके अंदर हमें जो केंद्रक मिलने वाला है वो भी सुविकसित है और इसके केंद्रक के चारों तरफ जो आवरण भी पाया जाता है वो भी हमारे पास क्या है, सुविकसित है। तो हम लिख सकते हैं केंद्रक व केंद्रक आवरण जो होता है ना वो सुविकसित प्रकार का है, सुविकसित होता है भाई। केंद्रक को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस, याद रखना है भाई, न्यूक्लियस इसको बोला जाता है। ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल जिसको हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका नाम दिया है, ये इनके नाम है। बाकी के पॉइंट हम इनके अंदर नोट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट यदि मैं नोट करूं, अब इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखना है हमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे लवक, जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, आदि और भी हैं, आदि अनुपस्थित होते हैं भाई, इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित। ये इसकी संरचना है हमारे पास। दूसरी हम बात करें, दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि इसके अंदर जो डीएनए है वो नग्न डीएनए पाया जाता है, नग्न डीएनए जिसे हम नेक्ड डीएनए कहते हैं, नेक्ड डीएनए। बहुत कम डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। जब पूरी तरीके से केंद्रक ही विकसित नहीं है इसका तो डीएनए भी उसके अंदर क्या पाया जाएगा, अल्प विकसित पाया जाएगा। दूसरी हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर हमें देखने को मिलते हैं दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि पाए जाते हैं। ये सब हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमारे हुए इसके अंदर। दूसरे हम एग्जाम्पल की बात करें इसकी, एग्जाम्पल कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसे कौन कौन से जंतु है जिनके अंदर पाई जाती है। तो पहला तो हमने पढ़ ही लिया है इसको, क्या, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ये कोशिका देखने को मिलेगी हमें जो अल्प विकसित कोशिका है। दूसरा है हमारे पास माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, इसके अंदर भी हमें ये देखने को मिलेगी। दूसरा है हमारा नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ कहीं लंबे समय तक पानी भरा रहता है उस पानी पर हरे रंग की क्या बन जाती है, एक चादर छा जाती है। उस चादर को हम शैवाल, काई, एल्गी इन नामों से जानते हैं। तो ये हमें इसके अंदर देखने को मिलनी है। दूसरी बात करते हैं हम इस कोशिका की, तो ये कोशिका हमें कहाँ मिलने वाली है भाई, ये कोशिका हमें पादप
व जंतु, दोनों के अंदर हमें यूकेरियोटिक कोशिका देखने को मिलने वाली है। साथ में हम बात करें, ये भी हमें मिलेगी किसके अंदर, शैवाल के अंदर भी हमें यूकेरियोटिक कोशिका देखने को मिलने वाली है। और साथ में हमें कवक, जिसको हम पंजाई कहते हैं या फिर फफूंद कहते हैं, फफूंद, उसके अंदर भी हमें ये यूकेरियोटिक कोशिका देखने को मिलेगी भाई। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस कोशिका के अंदर हमारे पास पुरानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी वो बहुत कमजोर, बहुत अल्प विकसित प्रकार की कोशिका थी। दूसरा और आता है इसके अंदर एक और पॉइंट कि हमारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, उसके अंदर हमारे पास जो राइबोसोम होता है, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम, जो कि एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दूसरी हम बात करें, जो यूकेरियोटिक कोशिका है ना, उसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम, ये याद रखना है। बाकी का 80 क्या है, 70 क्या है, इसको हम आगे की क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका से संबंधित बातें। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में हमारे पास आ जाता है अब क्या, हमारे पास यूकेरियोटिक कोशिका को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पादप कोशिका। प्लांट सेल, प्लांट सेल। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास क्या, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, इसे हम कहते हैं एनिमल सेल, एनिमल सेल, ठीक है। इनकी हम बात करते हैं। अब बात करें हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका की। तो जो प्लांट सेल है ना, उस प्लांट सेल को जैसे ही देखा गया तो प्लांट सेल के अंदर जो संरचना है ना, वो हमें इस तरीके की देखने को मिली। ये प्लांट सेल हमारे पास, इस प्लांट सेल के बाहर की तरफ हमें एक और झिल्ली देखने को मिली, एक बाउंड्री और देखने को मिली। इस बाउंड्री को बोला जाता है क्या, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। दूसरा, इसके अंदर एक परिधि की तरफ केंद्रक पाया जाता है और एक बड़ी इसके अंदर क्या पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है। इस रिक्तिका की वजह से ही हमारा जो केंद्रक है ना, वो परिधि की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्या है भाई, नाम याद रखना है। इसके अंदर एक बड़ी रिक्तिका, खाली जगह, वैक्यूल जिसको हम बोलते हैं, रिक्तिका, बेल डफलफ, बड़े आकार की पाई जाती है, बड़ी रिक्तिका। दूसरी बात करें हम इसकी, यह है इसका क्या, केंद्रक, और इसकी सबसे भारी जो झिल्ली है जिसे हम कहते हैं क्या, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, जो हमारी सेल वॉल कहलाती है, सेल वॉल। दूसरी बात करें, इसके अंदर वाली जो झिल्ली है ना, उसको हम कहते हैं क्या, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इस तरीके से हम यदि बात करें तो हमारी जो पादप कोशिका जो है ना, वो दो तरीके की बाउंड्रियों से घिरी रहती है। दो तरीके की बाउंड्रियों से घिरी रहती है। एक है सबसे भारी वाली, जिसे हम कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहते हैं, और अंदर एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन हमारी कहलाती है, ठीक है। ये था हमारे पास बीचों भाग में केंद्रक। उसी तरीके से यदि हम एक प्लांट सेल की यदि यहाँ पर बात करें तो ये है हमारे पास एक प्लांट सेल, ये रही हमारे पास एक प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर की यदि हम बात करें तो इसके बीचों बीच में पाया जाता है क्या, एक केंद्रक, ये हमारा है केंद्रक, और इसके सबसे बाहर की तरफ जो झिल्ली पाई जाती है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली।
मतलब जिस तरीके से पादप कोशिका के बाहर एक और झिल्ली जो पाई जाती है, उस तरीके से जंतु कोशिका के अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिसका नाम है कोशिका भित्ति। मतलब कोशिका भित्ति केवल और केवल प्लांट कोशिका के अंदर यानी पादप कोशिका के अंदर ही पाई जाती है। इसके अंदर भी हमें छोटी छोटी कुछ रिक्तकाएं देखने को मिलती हैं, जो कि इसके अंदर बिखरी पड़ी रहती है। इसके अंदर भी रिक्तकाएं पाई जाती हैं, वैक्यूल रिक्तिका, लेकिन कैसी होती हैं? छोटे आकार की होती है। छोटी रिक्तकाएं हैं इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये थी संरचना हमारे पास किसकी? पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो सबसे बाहर वाली जो झिल्ली होती है पादप कोशिका के अंदर, वो बड़ी दृढ़ होती है, मजबूत होती है, जो कि पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। दूसरी हम बात करें पादप कोशिका, वो जंतु कोशिका के अंदर हमें ऐसी कोई भारी झिल्ली नहीं पाई जाती। मतलब हम कहें कि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो बात करते हैं, नोट डाउन करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करें इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। किसके अंदर पाई जाती है? वही कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका के अंदर दृढ़ मजबूत कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरी हम बात करें, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये बात हमें याद रखना है, पादपों वो जंतुओं के अंदर कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो लिखते हैं इसमें पॉइंट, इसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो मतलब पादप कोशिका की सबसे बाहर की जो झिल्ली है ना, वो कोशिका भित्ति कहलाती है, और जंतु कोशिका की जो सबसे बाहर वाली झिल्ली है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। आगे बात करते हैं, बड़े आकार की रिक्तिका उपस्थित होती है। किसके अंदर भाई? पादप कोशिका के अंदर। जंतु कोशिका के अंदर हम बात करें तो छोटी रिक्तकाएं पाई जाती हैं, जो कि इसकी पूरी सतह के अंदर क्या रहती हैं? फैली रहती है। तो लिख सकते हैं इस पॉइंट को, छोटी रिक्तकाएं जो बिखरी रहती हैं, पाई जाती हैं। ये बात हमें इसके अंदर याद रखना है। मतलब जंतु कोशिका के अंदर भी रिक्तकाएं हमें देखने को मिलेंगी, और पादप कोशिका के अंदर भी हमें रिक्तकाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन हम बात करें जंतु कोशिका के अंदर रिक्तकाएं छोटे आकार की होती हैं, और पादप कोशिका के अंदर रिक्तकाएं बड़े आकार की होती हैं और केंद्रीय वाले भाग में स्थित होती हैं। इसी की वजह से पादप कोशिका के अंदर जो केंद्रक है ना, वो पर्दी की तरफ शिफ्ट हो जाता है बड़ी रिक्तका होने की वजह से, और जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक जो है ना, बिल्कुल केंद्रीय भाग के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगले पॉइंट की यदि बात करें तो अगला पॉइंट आता है हमारे पास, जो पादप कोशिका है ना, उनके अंदर हरित लवक पाया जाता है। ये बात हमें याद रखना है, हरित लवक, हरित लवक जिसे हम कहते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक पाया जाता है। इसी की वजह से जो पौधे होते हैं ना, वो हमें कैसे रंग के दिखाई देते हैं? अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। जैसे कि हरे रंग का वर्णक जो पाया जाएगा तो हम उसे कहेंगे क्या? क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल हमें मिलेगा, जिसकी वजह से पौधों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। लेकिन यदि हम जंतु कोशिका की बात करें तो इसके अंदर कोई हरित लवक नहीं पाया जाता है, हरित लवक नहीं पाया जाता है।
पाया जाता है। क्लियर? ये बात हुई हमारी पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। आगे चलते हैं अगले पॉइंट के अंदर। इधर पादप कोशिका और ये था हमारा जंतु कोशिका। जंतु कोशिका, ठीक है, ये दो बातें हमारी क्लियर हुई। दूसरी और बातें करें तो जो हमारी पादप कोशिका होती है ना, उसके अंदर गोल्जी काय छोटे छोटे होते हैं एवं अल्प विकसित होते हैं। ये बात हमें याद रखना है। कुछ और संरचनाएं इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं, तो लिख सकते हैं इसमें पॉइंट को। इसमें गोल्जी काय छोटी व अल्प विकसित होती हैं, जिन्हें हम डिप्टियोसोम कहते हैं। याद रखना है। डिप्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। ये गोल्जी काय इसके अंदर पाए जाते हैं पादप कोशिका के अंदर, जिसे नाम दिया जाता है क्या? डिप्टियोसोम। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन इसके अंदर यदि बात करें जंतु कोशिका के अंदर, तो इसमें विकसित प्रकार का गोल्जी काय पाया जाता है, जिसका हम गोल्गी बॉडी कहते हैं। ये बात क्लियर? दूसरी हम बात करें, हमारे पास जंतु कोशिका और जो पादप कोशिका जो दे रखी है ना, उसकी हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम इसके पर आते हैं। अब यदि हम पादप कोशिका की यदि बात करें, तो ये हमारे पास एक पादप कोशिका है। इनके दोनों की तुलना यदि की जाए, ये हमारे पास एक पादप कोशिका और ये पादप कोशिका के सबसे भार वाली झिल्ली हम बनाते हैं। ये रही पादप कोशिका की सबसे भार वाली झिल्ली, जिसे हमने नाम दिया है क्या? कोशिका भित्ति, ठीक है। दूसरा, इसका जो केंद्रक है, जो कि पर्दीय वाले भाग में हमें देखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके साइड वाले भाग में इधर क्या पाई जाती है? एक रिक्तका पाई जाती है बड़े आकार की। उसकी वजह से एक ये हमारे साइड में शिफ्ट हो जाता है। क्लियर? दूसरी हम बात करें जंतु कोशिका की, तो ये जंतु कोशिका हमारी, इसके बिल्कुल बीचों बीच में क्या पाया जाता है भाई? एक अच्छा विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक के अंदर क्या भरा होगा भाई? केंद्रक द्रव भरा रहता है इसके अंदर। इसके भी अंदर हमें क्या मिलने वाला है? केंद्रक मिलने वाला है। तो भाई नाम लिखते हैं सबके। ये है हमारी क्या? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जो कि जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है। और जंतु कोशिका के अंदर इसे हम कहते हैं क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ये जंतु कोशिका पादप कोशिका में हमारा क्या चलता है भाई? अंतर, ठीक। और बातें करते हैं। दूसरी बात करें इसके अंदर, इधर भी हमें क्या देखने को मिलेगा? केंद्रक, अच्छे विकसित प्रकार का केंद्रक। और इधर भी हमारा क्या पाया जाता है? केंद्रक, जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोनों के अंदर हमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात करें कोशिका भित्ति के अंदर, जो हमारी कोशिका भित्ति है उसके अंदर, मतलब पादप कोशिका की कोशिका भित्ति के अंदर मिलती है हमें क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, जो कि जंतु कोशिका की हमारी सबसे भारी वाली कोशिका झिल्ली कहलाती है। तो मतलब पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका जो है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उनमें कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। बाकी की हम बात करते हैं, ये जो केंद्रक वाला भाग है हमारा, इस केंद्रक से लेके इसकी जो कोशिका झिल्ली है हमारी, यहाँ तक का जो भाग है ना हमारे पास,
उस भाग को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य इसके अंदर पाया जाता है। ये वाले भाग में क्या मिलेगा, हमें कोशिका द्रव्य मिलेगा, कोशिका द्रव्य, जिसे हम कहते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। याद रखना है भाई, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड मटेरियल इसके अंदर भरा रहता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, कोशिका द्रव्य। तो आपसे पूछा जाता है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में एक लिक्विड मटेरियल जो भरा रहता है उसे क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। उसी तरीके से इसका केंद्रक और इसकी कोशिका झिल्ली के बीच में भी हमें क्या देखने को मिलता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें भी हमें कोशिका द्रव्य मिलेगा, कोशिका द्रव्य। दूसरी हम बात करें इस केंद्रक के अंदर क्या मिलेगा, हमें केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इसको बोला जाता है, याद रखना है आप सभी को, न्यूक्लियोप्लाज्म। वही न्यूक्लियोप्लाज्म हमें किसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहेंगे, पादप कोशिका के अंदर, केंद्रक द्रव्य दोनों के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये थोड़ी सी शिफ्टिंग इनके अंदर रहती है। क्लियर बात। तो अब ये बात हुई हमारे पास, ये जो कोशिका भित्ति है और कोशिका झिल्ली है, इन्हीं से पदार्थों का इन कोशिकाओं के अंदर आवागमन होने वाला है। तो सबसे पहले पादप कोशिका के अंदर की यदि बात की जाए तो सबसे पहले बाहर की जो झिल्ली होती है ना, वो कोशिका भित्ति होती है। इसकी वजह से इस कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। क्लियर। जंतु कोशिका के अंदर बात करें तो जंतु कोशिका के अंदर सबसे भारी झिल्ली कोशिका झिल्ली होती है, जो कि इन पदार्थों को सिलेक्ट करती है कि किस पदार्थ को इसके अंदर आना है और किस पदार्थ को इसके अंदर नहीं आना है। तो कोशिका झिल्ली चाहे तो वो पादप कोशिका की हो चाहे वो जंतु कोशिका की हो, दोनों के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है, जो चयनात्मक पारगम जिसको हम बोलेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि कुछ पदार्थों को एंट्री देती है और कुछ पदार्थों को एंट्री नहीं देती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे की बात की जाए तो अब हमारे पास जो कोशिका द्रव्य और जो हमने केंद्रक द्रव्य देखा था, कोशिका द्रव्य क्या था हमारे पास, कोशिका द्रव्य की यदि बात की जाए, कोशिका द्रव्य जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जो कि हमें मिलेगा किसके अंदर, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के अंदर। साथ में हमने पढ़ा था क्या, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस तरीके से कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं इसका क्या, जीव द्रव्य। याद रखना है भाई आपको ये पॉइंट, जीव द्रव्य बोला जाता है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म नाम याद रखना है भाई सभी को। तो कोशिका के अंदर हमें कोशिका द्रव्य भी मिलेगा और केंद्रक के अंदर हमें केंद्रक द्रव्य मिलेगा। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं क्या, जीव द्रव्य बोल देते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, प्रोटोप्लाज्म। ये हमारी बात हुई। अब हम बात करें, अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर इसकी यदि बात की जाए, कोशिका द्रव्य की, तो इस कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं भाई, कोशिकांग पाए जाते हैं। इस कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम कहते हैं कोशिकांग। ठीक है, बोले तो सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स इनके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ये बात क्लियर पहले तो हमारे पास सभी की। ये कोशिका द्रव्य जो शब्द है, यदि इसकी बात की जाए, ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। कोशिका द्रव्य जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये शब्द दिया गया था स्ट्रासबर्गर के द्वारा। स्ट्रासबर्गर के द्वारा ये क्या दिया गया था, शब्द दिया गया था। आपको याद रखना है भाई इसी बात को। दूसरी यदि बात करें, ये कोशिका द्रव्य जो होता है ना, ये भी हमारे पास दो तरीके का होता है भाई। इस कोशिका द्रव्य की भी यदि बात की जाए तो कौन कौन से तरीके का है हमारे पास, इसकी बात करते हैं हम पहले।
तो कोशिका के अंदर दो तरीके का हमें कोशिका द्रव देखने को मिलने वाला है, उनके दोनों की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, एक तो कहलाता है साइटोसोल, साइटोसोल, और दूसरे को हम बोलते हैं क्या, ट्रोफोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म। दूसरा हमारा कहलाता है ट्रोफोप्लाज्म। अब ये साइटोसोल क्या है, ट्रोफोप्लाज्म क्या है? तो साइटोसोल हम कहते हैं जिसके अंदर, वैसे हमने पढ़ा है अभी के कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और हमने पढ़ा था क्या, डिक्टियोसोम, गोल्गी का है, गोल्गी बॉडी जिसको हमने बोला था। ये सारे विभिन्न प्रकार का कोशिका का जो मटेरियल जो भरा पड़ा है केंद्रक को छोड़ के, वो सारा का सारा मटेरियल हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे हम कहते हैं क्या, कोशिका द्रव्य के अंदर। अब कोशिका द्रव्य के अंदर साइटोसोल हम किसे कहते हैं और ट्रोफोप्लाज्म किसे कहते हैं? जब हम इस कोशिका द्रव्य में से जितने भी हमारे कोशिकांग हैं ना, उनको हम क्या कर दें भाई, हटा दें, उसमें से निकाल दें, तो हम उसे कह देते हैं क्या, साइटोसोल। तो हम कह सकते हैं कि बिना कोशिकांग वाला भाग, कोशिकांग वाला जो भाग है ना, उसको हम कह देते हैं क्या, साइटोसोल। साइटोसोल को एक नाम से और जाना जाता है, ये बात भी हमें याद रखना है, जिसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारे पास क्या, ट्रोफोप्लाज्म। तो ट्रोफोप्लाज्म हमारे पास जो वाला भाग है ना, इसकी यदि हम बात करें तो ये कहलाता है हमारे पास कौन सा वाला भाग, कोशिकांग वाला भाग, सेल ऑर्गेनेल्स जिसके अंदर पाए जाते हैं, कोशिकांग वाला भाग। वाला भाग क्या कहलाता है हमारे पास, ट्रोफोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं। तो कोशिका द्रव्य भी हमारे पास दो तरीके का देखने को मिल जाता है कि एक तो वो भाग है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग, जिसे हमने नाम दिया है क्या, ट्रोफोप्लाज्म, और एक वो भाग है साइटोप्लाज्म का, कोशिका द्रव्य का, जिसके अंदर कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जिसे हम साइटोसोल या फिर क्या कह देते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं। क्लियर ये वाली बात आपकी? तो दूसरा हमारे पास क्या है, केंद्रक है, और केंद्रक जिसको हम, केंद्रक द्रव्य जिसके अंदर भरा हुआ है, इस केंद्रक द्रव्य के अंदर हम बात करें तो पाया जाता है क्या, डीएनए, डीएनए, और हमें साथ में मिलेगी क्या, प्रोटीन, प्रोटीन। और डीएनए जो है ना हमारे शरीर का क्या है भाई, आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है, आनुवांशिक पदार्थ। मतलब इसी डीएनए के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर पाई जाती हैं, यानी ट्रांसफर होती है। दूसरी बात करें कि इस केंद्र न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें जो प्रोटीन देखने को मिलती है ना, उसका भी हमें नाम याद रखना है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है भाई। प्रोटीन भी कौन सी है भाई, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए। दूसरी साथ में बात करें कि इसी के अंदर हमें, केंद्र के अंदर हमें गुणसूत्र भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, गुणसूत्र। इनकी भी हम आगे बात करेंगे। तो एक कोशिका के अंदर जब बहुत अच्छे प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बनना निर्माण हो गई, तो इस कोशिका के अंदर, जिसको हम शरीर की सबसे छोटी और संरचनात्मक अभी तक इकाई बोल रहे थे कि शरीर के अंदर इससे छोटी और कोई संरचना नहीं होती है, उस कोशिका के अंदर जब झांक कर देखा गया तो उसके अंदर भी हमें बहुत अच्छी खासी संरचनाएं देखने को मिली, जो कि जैसे कि हम बात करें, कोशिका द्रव्य मिल गया हमें, केंद्रक मिल गया है जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है। इस पूरे मटेरियल को मिलाकर हम बोल देते हैं क्या, इसका नाम है क्या, जीव द्रव्य, इसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो ये था हमारे पास कोशिका के अंदर के, एक कोशिका के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा ये सारी बातें हमें बताई गई। सबसे पहले की क्लास में हमने कोशिका की खोज और कोशिका क्या होती है इसके बारे में पढ़ा। आज तक की क्लास के अंदर हमने इस कोशिका के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे मटेरियल को क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। अब बात आएगी हमारी अगली क्लास के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे क्या, कि अब ये कोशिका भित्ति क्या है हमारे पास और कोशिका झिल्ली क्या है। उससे पहले हम बात करते हैं कि इसकी कोशिका के आकार की। अलग अलग जीव जंतुओं में कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो अब हम अगले पॉइंट के अंदर बात करते हैं कोशिका का आकार।
आकार के कौन कौन से आकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हम बोलेंगे इसका साइज, वो भी हमें याद रखना है। अलग अलग जीव जंतुओं के अंदर हमें अलग अलग कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, उसका साइज हमें याद रखना है भाई। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, इसका जो आकार होता है ना, वो हमें याद रखना है, 1 से 2 माइक्रोन होता है, माइक्रोन होता है। दूसरी हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, जो आज की विकसित कोशिका हमारी कहलाती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका या सेल। इसके आकार की यदि हम बात करें तो ये होती है हमारी 10 से 20 माइक्रोन की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास क्या, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ये जो माइकोप्लाज्मा है ना, ये सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। इसका भी हमें साइज याद रखें तो इसकी लंबाई हमें याद रखनी है, जो कि है 0.3 माइक्रोन, ठीक है, इतना हमें याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली, अगली कोशिका आ जाती है हमारे पास क्या, पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका, पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका, ये है हमारे पास क्या, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच जो पक्षी होता है ना, उसका अंडा जो है ना, वो सबसे पहले पृथक की गई क्या कहलाती है हमारे पास, कोशिका कहलाती है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, मनुष्य की आरबीसी का साइज भी हमें याद रखना है। मनुष्य की आरबीसी, जिन्हें हम कहते हैं रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रक्त कणिका है, इनका जो व्यास है ना, डायमीटर हमें याद रखना है, व्यास, जो कि 7 माइक्रोन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य की कोशिका का साइज याद रखना है। वायरस जो कोशिका होती है ना, वायरस, जो कि हमारे पास ना तो हम इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहें, ना ही हम इसको यूकैरियोटिक कोशिका कहें, लेकिन कोशिका है हमारे पास, हम इसको ना तो जीवित ना तो हम जीवित कोशिका कहें इसको, ना हम अजीवित कोशिका कहें, उनके दोनों के बीच की कड़ी ये कहलाती है हमारे पास। तो इसका जो साइज होता है ना, वो 0.02 से 0.2 माइक्रोन का होता है, ठीक है। दूसरी बात करें, हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे लंबी जो कोशिका है, उसका नाम आपको याद रखना है, सबसे लंबी कोशिका जो है हमारी क्या, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन, ये बात हमें याद रखनी। इसके यदि आकार की हम बात करें तो बड़ी लंबी लंबी कोशिकाएं हमारे पास जो होती हैं शरीर के अंदर, और ये ही हमारी इन सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। मतलब जो सेंसरी ऑर्गन है हमारे पास, उनके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इसी के द्वारा ये तंत्रिका कोशिकाएं जितनी ज्यादा होंगी, उतनी ही हमारे शरीर के अंदर
किसी इंफॉर्मेशन की एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की स्पीड क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होने वाली है। क्लियर। तो ये थी हमारे पास अलग अलग कोशिकाएं जिनमें हमने कोशिकाओं का अलग अलग आकार पढ़ा, और अब आगे की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपसे किसके बारे में, कोशिका भित्ति, और दूसरा हमारा आ जाएगा क्या, कोशिका झिल्ली। उसके साथ यदि हम बात करें तो हमने कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो मटेरियल है उसको स्टडी कर लिया है। कोशिका की जो जो बाउंड्री है हमारी, चाहे तो उसको कोशिका भित्ति बोलो। कोशिका भित्ति हमारी सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, जो कि एक प्रकार का क्या है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। जिसे आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, कुछ लिपिड्स, फैट्स, ये हमारे पास शरीर के अंदर हैं। तो इनमें से कार्बोहाइड्रेट जो है ना हमारे पास, उसकी ये हमारी बनी होती है क्या, कोशिका भित्ति, जो कि क्या है, सेलुलोज, जिसकी वजह से ये क्या रहती है भाई, हार्ड रहती है। इसलिए जब इसकी खोज हुई थी उस समय पे इस कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो भी कोशिकांग है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, केंद्रक द्रव्य है हमारे पास, वो सारा माल मटेरियल उस समय पे क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। क्योंकि जब रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में कोशिका की खोज जब हुई थी, उस समय पे उन्होंने पेड़ की छाल ली थी, कॉर्क लिया था, क्यूरेकस शुबेर नामक प्लांट के अंदर रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या की गई थी, खोज की गई थी। वो सेल क्या हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी, मृत हो चुकी थी। तो उसके अंदर का माल मटेरियल उन्हें नहीं मिला था। इसलिए कहा गया कि रॉबर्ट हुक ने वास्तव में कोशिका को नहीं देखा, कोशिका की भारी बाउंड्री को उन्होंने देखा था, मतलब कोशिका भित्ति को ही उन्होंने देखा था। लेकिन सबसे पहले वैज्ञानिक वही हैं, कोशिका की खोज करने वाले भी वैज्ञानिक हमारे वही कहलाते हैं, रॉबर्ट हुक। उसकी उन्होंने ही इसके बारे में क्या किया था, बताया था। तो इतनी सारी चीजें हुई थी हमारे पास, बाद बाकी की और वैज्ञानिक हमारे पास आए, जैसे ल्यूवेनॉक आया हमारे पास, रॉबर्ट ब्राउन आया जिसने हमारे केंद्रक की क्या की थी, खोज। इस तरीके से हमारी कोशिका के बारे में सारी जानकारी धीरे धीरे इकट्ठी होती चली गई। फिर हमारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लीडेनो स्वान के द्वारा 1838 और 39 के अंदर। फिर आते हैं हमारे अगले वैज्ञानिक जिनका नाम है रूडोल्फ विर्चो, 1855 में। इन्होंने बताया कि पहली बार कोशिका डिवाइड कैसे होती है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका विभाजित होती है। नई नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण किससे होता है, लेकिन पहले स्थित पूर्व में स्थित कोशिकाओं से ही नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो पहली बार इनके द्वारा बताया गया था। इस तरीके से हमारी एक कोशिका जिसके बारे में हमारे डिस्कशन हमने अभी शुरू किया था हमारी क्लास के अंदर, तो सारा मटेरियल हमारा अब क्या हो चुका है, इकट्ठा। अब हमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को स्टडी करने के बाद इसके अंदर पाए जाने वाले हमारे जो कोशिकांग हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के, जैसे कि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे पास राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, हमारे पास लवक है हमारे पास, ठीक है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रोसोम है हमारे पास, केंद्रक है, रिक्तका है हमारे पास। इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, 1 बाय 1 स्टडी करना है, जो कि एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन इनसे आपसे पूछे जाते हैं। ये जो आज का आकार हमने इसके सामने कोशिकाओं का जो लिखा हुआ है, हर एक एक लाइन आपकी हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछी गई हुई है। तो बिल्कुल अभी फिलहाल हमारा रेलवे का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके अंदर हमारी रेलवे के नोटिफिकेशन के अंदर अच्छी खासी वैकेंसियों का जमावड़ा पड़ा हुआ है, और आगे चांस है कि इसके अंदर वैकेंसी और बढ़ाई जा सकती है। तो सभी लोग अच्छे से इसके अंदर, बड़ा साइंस जोड़े जबरदस्त लेवल का इसके अंदर क्या पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है। तो सभी लोग अपनी स्टडी करें, अपने नोट्स बनाएं, अपने नोट पेन साथ में रख के, और बिल्कुल इसका हर पार्ट को 1 बाय 1 क्या करें, रिवीजन करें। हम 1 बाय 0 से लेकर बिल्कुल अच्छे लेवल तक आपके सारे इस थ्योरेटिकल पोर्शन को आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर, जिसे हम इसका आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जब तक आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जो भी हो इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बागों तक ये क्लास अपनी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।